हाय स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मियोसिस। तो आप जो है वो देख रहे हैं वीडियो का पार्ट नंबर 2। इससे पहले मैंने जो मियोसिस की वीडियो रिकॉर्ड करवाई है उसमें मैंने स्टार्ट से तमाम चीज़ें बताई और मैं पहुंच गया था प्रोफेज 1 पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा जो मैंने आपको बताया था कि मियोसिस की दो टाइप्स हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अंडरस्टैंड? तो इसलिए जो स्टूडेंट ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं वो मस्ट जो हमारी मियोसिस का लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 5 होगा शायद, क्योंकि ये जो लेक्चर है ये 6 है। लेक्चर नंबर 5 को ज़रूर देख लें ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, पूरे आपके जो हैं चीज़ों को आप पिक कर सकें। ठीक है जी, मैं स्टार्ट करता हूँ प्रोफेज 1 से। मैंने आपको पहले स्टूडेंट बताया कि जब भी आप प्रोफेज की बात करते हैं मियोसिस की, प्रोफेज 1 की, तो इसमें 5 स्टेजेस हैं: लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। ठीक है जी। जब भी आप मेटाफेज 1 की बात करते हैं ना, दोनों पोल पे बाईपोलैरिटी है, दोनों पोल पे सेंट्रियोल्स हैं। वो सेंट्रियोल 3 तरह के माइक्रोट्यूब्यूल्स रिलीज करते हैं: एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, स्पेंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। देखें जी, ये जो ब्लैक कलर के सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच है ना, इनको हम बोलते हैं एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये जो है ना, इनको हम बोलते हैं स्पेंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स। और ये जो हैं इनको हम बोलते हैं काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है। अब ये क्या होगा कि इतना होने के बाद, अटैच होने के बाद, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ये इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हैं। यहाँ पे मैंने पिछली वीडियो में ये रिलेट किया है कि मेरे पास ये जो माइटोसिस का टॉपिक है ना, इसकी जो मेटाफेज है उसमें तमाम क्रोमोसोम सेंटर में अरेंज हैं, बिल्कुल इक्वेटोरियल प्लेट पे, और एक क्रोमोसोम के सेंटर में जो सेंट्रोमियर है उसके ऊपर 2 स्पेंडल फाइबर अटैच हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के ऊपर 2 स्पेंडल फाइबर अटैच नहीं है, एक ही स्पेंडल फाइबर अटैच है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा फेज है वो है एनाफेज। जब भी स्टूडेंट आप एनाफेज की बात करते हैं ना, ये जो स्पेंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स है ना, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं। पिछली वीडियो जो माइटोसिस की थी उसमें मैंने बताया था कि इसके सेंटर में बॉल की तरह के प्रोटीन होती हैं जिसको हम मोशन प्रोटीन भी कहते हैं, क्योंकि ये बॉडी को मूवमेंट करवाती हैं, एक्टिव प्रोटीन भी कहते हैं। और अगली स्टेज में क्या होगा कि यही जो मेटाफेज सेल की राउंड शेप है ना, ये ज़रा हो जाएगी एलिप्साइडल शेप। साइडों से ये जो स्पेंडल फाइबर और इसके अलावा हमारे पास काइनेटोकोर फाइबर, ये ज़रा थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट होंगे। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्रोमोसोम जो है ये अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। जब ये अपोजिट पोल की तरफ मूव करेगा तो मैंने आपको बताया भी था कि एना का मतलब होता है अपोजिट। ठीक है। अब ये क्रोमोसोम जब अपोजिट पोल पे मूव करेंगे ना, करने के बाद स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टीलोफेज आ जाती है, और टीलो का वर्ड टेल से रिलेट करते हैं हम, और टेल जो होती है वो किसी भी एनिमल्स के लास्ट पे होती है। अब क्या होगा कि जब क्रोमोसोम बिल्कुल अपोजिट पोल पे आ जाएंगे, इनके बाहर दोबारा से मेम्ब्रेन बननी स्टार्ट हो जाएगी। ये जो टीलोफेज है, ये बिल्कुल टीलोफेज 1 जो है ये बिल्कुल प्रोफेज 1 के अपोजिट है, क्योंकि आपको पता है कि प्रोफेज 1 में बाहर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटती है, सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे मूव करते हैं। इसमें क्या होता है कि सेंट्रियोल दोबारा अपनी जगह पे आ जाते हैं और बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनती है, और इसके अंदर न्यूक्लियोलस जो है, न्यूक्लियोलाई जो हैं वो दोबारा रीऑर्गेनाइज हो जाते हैं। दो स्टूडेंट, आपको पता है मैंने स्टार्ट जब माइटोसिस जिस दिन किया था तो मैंने बताया था कि सेल के डिवीजन के 2 स्टेप हैं। एक को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, दूसरे को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, देखें इस सेल में एक न्यूक्लियस था, अब सेल में हो गए हैं 2 न्यूक्लियस। तो जब 2 न्यूक्लियस हो गए, इसकी न्यूक्लियस की डिवीजन हुई जिसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। अब क्या होगा, अगली स्टेज पे
ये जो वाइट कलर का साइटोप्लाज्म है इसकी भी डिवीजन हो जाएगी। जब इसकी भी डिवीजन हो जाएगी तो डिवीजन के बाद हमारे पास सेल 2 बन जाएंगे, तो न्यूक्लियस डिवाइड होगा, इसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। ठीक है जी। लें जी, हमारे पास ये हो गई जी मियोसिस 1। मियोसिस 1 में चारों स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गए। मियोसिस 1 के अंदर जो है वो क्या क्या है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है, मैंने आपको जब मियोसिस वाला टॉपिक स्टार्ट किया था तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। मेरे पास एक सेल, उसमें 46 क्रोमोसोम, उससे बने 2 सेल, दोनों में कितने क्रोमोसोम है? हाफ हाफ। क्योंकि अगर आप देखें मेरे पास यहां पे 4 क्रोमोसोम थे, 2 क्रोमोसोम इधर चले गए, 2 क्रोमोसोम इधर चले गए। जाने के बाद जब ये सेंटर से 2 में डिवाइड हुआ तो एक सेल से जो 2 सेल बने हैं दोनों के अंदर 2-2 क्रोमोसोम हैं। लेकिन एक चीज याद रखनी है, दोनों के अंदर 2-2 क्रोमोसोम है। पेरेंटल सेल में 4 क्रोमोसोम थे, तो 4 क्रोमोसोम के बाद जो डॉटर सेल बने हैं उनमें 2-2 क्रोमोसोम हैं। इसका मतलब है इस डिवीजन को हम रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। रिडक्शनल डिवीजन के बाद एक चीज सिर्फ याद रखनी है कि दोनों डॉटर सेल के अंदर जो क्रोमोसोम है ना वो रेप्लिकेटेड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? रेप्लिकेटेड फॉर्म में। क्योंकि हमारे पास ये एक क्रोमोसोम है, सेल साइकिल के अंदर से जब इसको पास करवाया जाता है तो ये क्रोमोसोम डिवाइड होके अपनी कॉपी बना लेता है जिसको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमाटिड्स बना लेता है जिसको हम बोलते हैं रेप्लिकेटेड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है जी। लें जी, चलें जी, मैं आपसे पूछता हूं, मियोसिस में सबसे पहले हमने मियोसिस 1 स्टार्ट की, हमने पढ़ा था प्रोफेज 1, देन मेटाफेज 1, टीलोफेज 1 एंड एनाफेज 1। ये पढ़ने के बाद जो पेरेंटल सेल था उसमें 4 क्रोमोसोम थे, डाइप्लॉइड था। उससे जो डॉटर सेल बना ना, उस डॉटर सेल के अंदर 2-2 क्रोमोसोम है दोनों के अंदर, लेकिन दोनों ही रेप्लिकेटेड फॉर्म में है। ठीक है जी। देखिए स्टूडेंट, अब यहां से हम एक क्रोमोसोम उठा लेते हैं। अब मेरी बात सुननी है, आपको पता है कि जो माइटोसिस है ना, माइटोसिस में क्या होता है कि हमारे पास अगर ये क्रोमोसोम है रेप्लिकेटेड फॉर्म में, तो जब माइटोसिस में डिवीजन होती है तो रेप्लिकेटेड फॉर्म में क्रोमोसोम जो है सेंटर से अलग हो जाते हैं ऐसे एनाफेज में जाकर। तो हमारे पास जो क्रोमोसोम रेप्लिकेटेड फॉर्म में था, इसमें भी 2 क्रोमोसोम, इसमें भी 2, ये जब आगे 2 में डिवाइड होगा, ये भी आगे 2 में डिवाइड होगा, तो हमारे पास नेक्स्ट बनने वाले जो 4 सेल है ना, 4 सेल हैं उनके अंदर इस तरह क्रोमोसोम होंगे। ठीक है। तो मैंने चैप्टर मियोसिस स्टार्ट करते वक्त ही बताया था कि एक डाइप्लॉइड सेल से कितने हैप्लॉइड सेल बनते हैं? 4। 2 नहीं बोलना, ये 2 हैप्लॉइड सेल बनते हैं। इनकी फर्दर क्या होती है? माइटोसिस। आपको पता है कि मियोसिस 2 100% लाइक अ माइटोसिस, वो बिल्कुल माइटोसिस की तरह की है। सिर्फ एक चीज याद रखिएगा कि जब हमारे पास यहां पे 2 सेल बन जाते हैं ना, अगर आपने सेल साइकिल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था जो इस चैप्टर का पहला हमारा टॉपिक था, माइटोटिक फेज के बाद जब 2 सेल बनते हैं, सेल अगले फेज जी फेज में, एस फेज में, फिर उसके बाद G2 फेज में एंटर होते हैं, फिर दोबारा माइटोटिक में। ये जो 2 सेल है ना, जब ये अगले सेल साइकिल में एंटर होंगे ना, तो ये एस फेज में इनकी रेप्लिकेटेड फॉर्म नहीं बनेगी क्रोमोसोम की, क्योंकि ये ऑलरेडी रेप्लिकेटेड फॉर्म में है। समझ आ रही है? और दूसरे नंबर पे मियोसिस 1 के बाद जो मियोसिस 2 होती है, जिसको हम माइटोसिस कहते हैं, मियोसिस 2 और मियोसिस 1 के दरमियान G2 फेज भी मिस होता है, क्योंकि G2 फेज में जो चीज़ें बननी होती हैं वो मियोसिस 1 से पहला जो G2 फेज है उसमें हर चीज़ बन चुकी होती है। ठीक है जी। तो हमारे पास ये छोटा सा एक चीज़ें थी जिसके बारे में मैंने बताया। सिंपल सा बिल्कुल कॉन्सेप्ट है। जिन बच्चों ने ये डायरेक्ट वीडियो देखी है ना, मैं उनको बार बार कह रहा हूँ कि आपने इससे पहले मियोसिस की वीडियो लेक्चर हमारा 5 देखना है, और उसके पहले जो लेक्चर 4 है वो माइटोसिस का, आपने उसको भी देखना है। ठीक है जी। तो फिर आपका सारा ही कॉन्सेप्ट एक चेन के साथ आपको कंप्लीट हो जाएगा जी। इस चैप्टर के अंदर दोनों ही जो टॉपिक है मेन, मियोसिस एंड माइटोसिस, दोनों ही पढ़ ली। जिस दिन मैंने माइटोसिस कंप्लीट करवाई थी ना, मैंने लास्ट में उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ाई थी। तो आज फिर हमारे पास जो मियोसिस है, आज इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है।
तो स्टूडेंट पहली बात है क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। प्रोफेज के आपने 5 स्टेप पढ़े थे, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। जो पैचिटीन है ना, आपको पता है कि जब इसमें रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, क्याज़मेटा फॉर्मेशंस बनाते हैं, तो मैंने बताया था कि डीएनए शफल होता है, उसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। ये बेस्ट हमारे पास जो है मियोसिस के अंदर फंक्शन है कि इसमें क्रॉसिंग ओवर होती है, जिससे वैरायटी आती है। उसके बाद है जी लार्ज नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशंस। आपको पता है कि एक मेल है, उसकी बॉडी में इतनी टाइप के स्पर्म, मिलियंस की तादाद में स्पर्म होते हैं, उन तमाम स्पर्म के अंदर कॉम्बिनेशन डिफरेंट है। मतलब कि अगर हम 4 स्पर्म की बात कर लें, चारों स्पर्म में कॉम्बिनेशन डिफरेंट होगा। स्पर्म हैप्लॉइड है, उसमें 23 क्रोमोसोम है, हर के ऊपर जीन शफलिंग के बाद उसमें रिकॉम्बिनेशन बेशुमार आ जाएगा, उसमें वैरायटी बहुत ज़्यादा आएगी। मैंने आपको बताया था कि एक पेरेंट्स के अगर 10 बेबी है ना, 10 चिल्ड्रन हैं, तो वो सारे की शेप एक दूसरे से डिफरेंट है, क्योंकि ये सारा मियोसिस का कमाल है। उसके बाद है सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इन रैंडम। देखें, मैंने आपको बताया था कि ये वाला क्रोमोसोम नंबर 1 का होमोलोगस है, ये जो 2 है 2 का होमोलोगस है। अब एक चीज़ और है, देखें, जब इसकी एनाफेज होनी है ना, इस 1 का पहले ये दोनों आए मदर से, ये दोनों आए फादर से। सुनना ज़रा गौर से, ये मतलब पॉइंट मैं क्लियर करने लगा हूँ। ये दोनों मदर से आए, ये दोनों फादर से आए, क्योंकि आपको बड़ी डिटेल में इस पर डिस्कशन हो चुकी है। अब जब ये इन्होंने सेपरेट होना है ना, मतलब कि 2 इधर जाने हैं 2 इधर जाने हैं, उसमें ये होगा कि अगर ये इधर जाएगा ना, ठीक है, तो मैं भी अपने साथ ये दूसरा ये वाला ले जाए, और ये जो है ये इसको ले आए। अब देखें, मतलब कि इनकी जो सेपरेशन हुई है ना होमोलोगस क्रोमोसोम की, वो रैंडम हुई है, आज़ाद हुई है। ये नहीं है कि ये 1 है ये 2 है, ये अपने 2 को ही साथ लेके जाएगा, ये 1 इस 2 को भी ले सकता है, ये 1 इस 2 को भी ले सकता है, ताकि वैरायटी बढ़े, रिकॉम्बिनेशंस बढ़े, ठीक है। उसके बाद है वैरायटी ऑफ गैमीट। आपको पता है कि जब शफलिंग होती है डीएनए की, तो वैरायटी ऑफ गैमीट ऑटोमेटिकली आ जाती है। अच्छा, एक चीज़ स्टूडेंट मैं आपसे डिस्कस करता हूं जो मैंने भी देखी। अब जब भी लेक्चर किसी का सुनते हैं ना मियोसिस पे, तो उसकी इंपॉर्टेंस में बताया जाता है कि मियोसिस में जो शफलिंग होती है वो एवोल्यूशन की बेस है, लेकिन मैं इस पर एग्री नहीं करता। ये एवोल्यूशन की बेस नहीं है, क्योंकि देखें, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मेरे पास ना ये एक जो है आप एक पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन के अंदर इंसानों की तादाद जो है वो है 50, 25 जो है उसमें बॉयज़ हैं, 25 गर्ल्स हैं। जब उनकी आपस में मैरिज होती हैं, उनके आगे बेबी पैदा होते हैं, इसका मतलब है कि उसमें मियोसिस हुई तो स्पर्म और एग बने। लेकिन क्वेश्चन ये है कि एवोल्यूशन कैसे हो सकता है? एवोल्यूशन तो तब होता है जब कोई नई जीन आए पॉपुलेशन के अंदर, या कोई जीन रिलीज हो। इसमें तो वही 50 जीन है, वो जस्ट शफल हो रही हैं आपस में, मतलब कि एक क्रोमोसोम से दूसरे में, दूसरे से दूसरे में, नई जीन तो बाहर से आई कोई नहीं है, तो कैसे जो है वो पॉपुलेशन चेंज हो जाएगी। एक चीज़ और मैं इसकी बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ कि मेरे पास ना 25 लोग ऐसे हैं जिसके आई कलर ब्राउन है, और 25 ऐसे हैं जिसके आई कलर ब्लैक है, ठीक है। अब जब उनकी शादियां होंगी, उस पॉपुलेशन में कोई ग्रीन या येलो कलर के आई वाले बच्चे नहीं पैदा होंगे, वही वो ब्लैक ब्राउन ही पैदा होंगे। तो इसलिए ये जस्ट जीन शफल होते हैं, ये एवोल्यूशन की बेस नहीं है। समझ आ रही है? तो उसके बाद हमारे पास जी वही बात मैंने बताई कि पेरेंट्स के ब्रदर एंड सिस्टर्स, एक पेरेंट्स के इतने बच्चे हैं, वो ब्रदर एंड सिस्टर डिफरेंट हैं। ये सारा मियोसिस का कमाल है, क्योंकि पैचिटिन के अंदर जो है वो शफलिंग हो रही होती है, क्रोमोसोम रैंडम जो है, सैग्रीगेशंस भी होती है। उसके बाद जो है एक और बड़ी अच्छी बात, मेंटेन क्रोमोसोम नंबर। स्टूडेंट, मियोसिस के टॉपिक नंबर 1 में जो मैंने बताया था कि मदर से 23 क्रोमोसोम, फादर से 23 क्रोमोसोम, दोनों मिलके जाइगोट के अंदर 46 क्रोमोसोम, ठीक है। अगर फादर से भी 46 आ जाए, मदर से भी 46 आ जाए, फिर उससे बैलेंस तो नहीं रहेगा। फिर आगे होमो सैपियन स्पीशीज के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम का बैलेंस है वो तो नहीं रहता। इसका मतलब है नंबर ऑफ क्रोमोसोम का जो बैलेंस होमो सैपियन स्पीशीज के अंदर होता है, वो किसकी वजह से है? वो मियोसिस की वजह से है। मियोसिस के बगैर उसका बैलेंस रखना बहुत मुश्किल है, ठीक है जी। और ऐसे ही एक चीज़ और, जनरेशन टू जनरेशन जो है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम बैलेंस रहते हैं।
उनके अंदर जो है वो इंक्रीजिंग नहीं होती। लेकिन लास्ट पे मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊं, उसमें यह है कि अगर मियोसिस ना हो, पूरे पूरे क्रोमोसोम आ जाएं मदर और फादर से, मिलने के बाद जो जाइगोट बनेगा उसके क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं। मैं अपने टॉपिक को आज यहाँ पे वाइंड अप करता हूं, तो इसके बाद जो है हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट आज के लिए थैंक यू।